हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इन असली क्लासेस में। टॉपर बैच का जो हमारा पेपर वन का पूरा पूरा अभी तक हमने कंप्लीट किया हुआ है, सारे यूनिट्स कंप्लीट किए हुए हैं। उसमें आपका डीआई और रीजनिंग वाला एक पार्ट बचा हुआ है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इसके हम टॉप 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। हमारे एफर्ट के लिए आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच नहीं होंगे, लेकिन उनको और एनहेंस करके उनको और टफ बनाया गया ताकि एनटीए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है वैसे क्वेश्चन आपके सामने ले आया जाए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट वाज फर्स्ट ओपन फॉर साइनिंग ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल इवेंट। बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका रूपरेखा समझौता पहली बार हस्ताक्षर के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान खोला गया था। पहला ऑप्शन है COP21 इन पेरिस, दूसरा ऑप्शन है COP22 इन मराकेच, तीसरा है अर्थ समिट इन रियो एंड चौथा ऑप्शन है G20 समिट इन ओसाका। तो बताइए कि कौन से इसमें जो है साइन किया गया था इंटरनेशनल इवेंट में, इसको फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया गया था, है ना, साइनिंग के लिए। बताइए। इसमें गलती के चांसेस बहुत हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए, COP21 जो है ना, COP21, ये पेरिस में हुआ था। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप कहेंगे कि सर वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये होता क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आखिर होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में, COP के बारे में, तो ये एक इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जो आया था फर्स्ट टाइम अर्थ समिट में लिया गया था। तो इसका ये एक एनुअल मीटिंग होता है। और अभी जो सबसे रीसेंट जो COP28 दुबई में हेल्ड हुआ था, इसके भी आगे जो है ना हम देखेंगे कि क्या होता है ये। तो COP एक तरीके से कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत सारे कंट्रीज जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो आपस में जो है यहाँ पर इसके ऊपर इसमें कॉन्फ्रेंस करती हैं और जो जो नए नए डिसीजंस होते हैं वो लेती हैं। तो ये COP जो है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एनुअल इवेंट होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और एनुअल मीटिंग कह सकते हैं, जितने भी इसमें कंट्रीज होती हैं इनको पार्टीज बोला जाता है, और इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन के लिए होता है, ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने के लिए होता है। और जो COP21 था ये पेरिस में हुआ था, 2015 में हुआ था, ये 2015 में। और इसी से पेरिस एग्रीमेंट निकला, ठीक है ना, पेरिस एग्रीमेंट इसी से निकला था। और आपको मालूम है अजरबैजान में सबसे रिसेंट जो COP29 हुआ और COP28 दुबई में हुआ था, इतना याद रखिए। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, COP21 इन पेरिस नहीं, यही तो है, यही तो ट्रिक था कि बहुत लोग इसको COP21 कर देंगे। लेकिन देखिए, ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको लॉन्च किया गया था COP21 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में। लेकिन जो साइन करने की बात की गई, पहली बार ओपन करने की बात की गई, वो हुआ था COP22 जो माराकेच में हुआ था, है ना। तो ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है ना पहली बार ऑफिशियली ओपन हुआ सिग्नेचर के लिए COP22 में, जो कि माराकेच मोरक्को में, MOROCO ये 2016 में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। अर्थ समिट तो होगा ही नहीं, अर्थ समिट 1992 में हुआ था, 1992 में। और फर्स्ट टाइम इसी में UNFCCC आया और इसी के अंदर में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। G20 समिट ओसाका ये भी होगा नहीं, कि उसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी टाइप के देखिए क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोर सोर्सेज इन रूरल एरियाज एमिट नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपको मालूम है यूनिट 9 आपका जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत लोगों को ये थोड़ा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट के भी बहुत सारे पोर्शन आ जाते हैं और अलग अलग चीज़ें जो हैं वो इसमें दी हुई होती हैं। और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के क्वेश्चंस बनाना पड़ता है। देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से इंडोर मतलब आपके घर के अंदर रहने वाले स्रोत नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट करते हैं। बताइए। अनवेंटेड गैस स्टोव यानी बिना वेंट वाले गैस चूल्हे, वुड बर्निंग स्टोव्स लकड़ी जलाने वाले चूल्हे, केरोसिन हीटर्स मिट्टी के तेल के हीटर, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो गैस चूल्हे होंगे जिसमें वेंट नहीं होगा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट करते हैं। रूरल एरिया गांव के क्षेत्र में पूछ रहा है।
अगर आप लकड़ी जलाने वाले स्टोव का इस्तेमाल करते हैं वो भी नाइट्रोजन को एमिट करेगा। केरोसिन वाले जो हीटर होते हैं, मिट्टी के तेल का हीटर, वो भी नाइट्रोजन एमिट करेगा। यानी ये तीनों ही हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड कब रिलीज होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन मतलब अगर कोई भी चीज आप जला रहे हैं और वो पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड उससे निकलता है ना। स्पेशली ऐसे जगह पे जहाँ वेंटिलेशन जो है वो नहीं होगा। पुअर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब क्या होता है कि हवा का आवागमन ना हो। मतलब आपके रूम में अगर खिड़की दो तरफ से होती है तो वेंटिलेशन अच्छा होता है। अगर आपका रूम में सिर्फ एक दरवाजा है तो वेंटिलेशन खराब होगा। तो पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज में, ये रूरल होम्स जो होते हैं, गांव के जो घर होते हैं, और उसमें वेंटिलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो वहां पर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आपके जनवरी 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और असर्शन है, एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम इज इनएफिशिएंट विद एनर्जी लॉस्ट एज हीट। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा हस्तांतरण अकुशल है जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। और रीजन है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी डिग्रेड्स इन क्वालिटी ड्यूरिंग ईच ट्रांसफर। ऊष्म प्रवैगिकी के दूसरे नियम के अनुसार प्रत्येक हस्तांतरण के दौरान ऊर्जा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। बताइए कि इसमें क्या ये दोनों ही असर्शन रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, या फिर दोनों सही है लेकिन रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर असर्शन सही है रीजन गलत है, या फिर असर्शन गलत है रीजन सही है? क्या होगा इन चारों में से, बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं इकोलॉजिकल सिस्टम की, तो एनर्जी जो होता है ना, जो हीट, कोई भी चीज़ गर्म होता है तो एनर्जी लॉस होता है। आप देखिएगा जब आप अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे, है ना, आपका मोबाइल जितना हीट होगा उतना, एक तो स्लो चार्जिंग होता है, और दूसरी चीज़ की हीट से एनर्जी दूसरी तरफ जाता है। उस एनर्जी को आप चार्जिंग के लिए लगाने वाले थे लेकिन वो हीटिंग में चला गया, और चूंकि हीट करने में भी एनर्जी लगती है तो वो एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो रहा है ना। तो हीट जैसे जैसे आप करेंगे, हर ट्रांसफर के साथ जो है ना एंट्रोपी बढ़ती जाती है ना। और एंट्रोपी बढ़ेगी तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है वो कहता है कि एनर्जी डिग्रेड्स इन क्वालिटी ड्यूरिंग ईच ट्रांसफर। जितने बार आप ट्रांसफर करोगे चीज़ों को, उसमें एनर्जी कम होते जाएगी, क्योंकि साथ साथ में हीट भी हो रहा है ना। मान लीजिए कि मैंने 10 पॉइंट की एनर्जी मैंने आपको दी और मैंने बोला कि बार बार एक टास्क को करिए, तो एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार से एनर्जी कम होने लगी, क्योंकि उसके दौरान फ्रिक्शन हो रहा है, उसके दौरान हीटिंग हो रहा है, तो इस वजह से ये होता है। और ये कह रहा है पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम इज इनएफिशिएंट विद एनर्जी लॉस्ट एज हीट। जैसे जैसे हम देखते हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में कि एनर्जी जो है वो इनएफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि हीट में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। आप देख लीजिए गाड़ी, अगर गाड़ी का जो टायर है वो जितना ज़्यादा उसमें अच्छा आपने एयर डाला होगा, वो कम हीट करेगा टायर को और उससे एनर्जी लॉस कम होगा, है ना। इंजन जितना कम हीट होगा, ठंडी के दिन में आप देखेंगे कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ज़्यादा भी ठंडी नहीं, लेकिन हाँ ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में कंपेयर टू बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो इसलिए ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो ए ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। और कैसे आप इसको देखेंगे, कभी भी आपके एग्जाम में अगर आए तो बिकॉज लगा दीजिए बीच में। एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम इज इनएफिशिएंट विद एनर्जी लॉस्ट एज हीट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी डिग्रेड्स इन क्वालिटी ड्यूरिंग ईच ट्रांसफर। तो बिल्कुल सही है ये। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड एज प्रोबेबल और नॉन ह्यूमन कार्सिनोजेंस बाय इंटरनेशनल हेल्थ बॉडीज। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा संभावित या ज्ञात मानव कैंसर कारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इनमें से कौन से कैंसर कर सकते हैं ह्यूमंस में। ऑर्गो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, दूसरा है ग्राउंड लेवल ओजोन, जमीन स्तर पर जो ओजोन होता है, मरकरी वेपर, पारे का वाष्प जो होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से चारों में से कौन सा एक प्रोबेबल या नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन है जो कि इंटरनेशनल हेल्थ बॉडी ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है? इसका सही उत्तर, ये फैक्ट है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ए ऑप्शन ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो होता है ना, जैसे जो ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स होते हैं जैसे DDT, इसको कार्सिनोजेनिक माना जाता है। मरकरी और कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक तो होते हैं, याद रखिएगा। जो मरकरी यानी पारा जो हम कहते हैं वो, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ह्यूमंस के लिए
टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कैंसर से लिंक नहीं है ये। और ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे सांस में श्वसन संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज ला सकता है, लेकिन ये भी कैंसर कॉजिंग नहीं है। ऑर्गेनो क्लोरीन ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड्स, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी सही उत्तर आपको मालूम चल गया हो। ऑर्गेनो क्लोरीन, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूनिक है। ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड्स, जो ओसीपीवी कहते हैं इसको, तो ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम से बन के मिल के बने होते हैं, और एग्रीकल्चर में इसका यानी खेती में इस्तेमाल होता है ना। तो ये है इसका डीडीटी, जो ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड है, मलेरिया के कंट्रोल के लिए, और काफ़ी सारे क्रॉप्स में, आपके खेतों में इसका इस्तेमाल होता है डीडीटी का। तो ये इसको डीडीटी को बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग था। एल्ड्रीन है, सॉइल पेस्ट कंट्रोल, डाई एल्ड्रीन, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लो, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हेल्थ रिस्क पैदा करते हैं, कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल है, एंडोक्राइन डिसरप्शन कर सकते हैं आपको, न्यूरोटॉक्सिसिटी आप में कर सकते हैं, और रिप्रोडक्टिव इश्यूज ला सकते हैं, है ना। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 5वां प्रश्न है, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज कंसिडर्ड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड मैच्योर इन एरियाज विद कंसिस्टेंट विंड पैटर्न। उन क्षेत्रों में जहां हमेशा निरंतर पवन प्रवाह यानी हवा बहुत ज्यादा बहता है, इन क्षेत्रों में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक लागत प्रभावी और परिपक्व माना जाता है? सोलर फोटोवोल्टाइक, विंड टर्बाइन्स, बायोमास कंबसन या जियोथर्मल एनर्जी? वैसे ही पता चल रहा है, तो बहुत आसान है, विंड टर्बाइन। हवा अगर ज्यादा है तो आप पवन चक्की का इस्तेमाल करेंगे ना। पवन चक्की का इस्तेमाल करके विंड रिच रीजन्स में आप विंड एनर्जी को लो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, जिसको हम LCOE कहते हैं, इस पे आप काम कर सकते हैं। मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा ऊर्जा पैदा करेंगे। इंसुलेशन जो है ना वो भी चीपर हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। तो विंड टर्बाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे अपने छठे प्रश्न पर। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? नॉट बोल रहा है ना। और इन सीटू बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन कह रहा है। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है सेक्रेड ग्रोव्स, तीसरा है जूलॉजिकल पार्क्स, और चौथा है बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन को समझने से पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट इज इन सीटू बायोडाइवर्सिटी, देन विल प्रोसीड। पहले हम देख लेते हैं कि ये इन सीटू बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। देखिए, इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है ना, ये उन स्पीसीज का कंजर्वेशन करना जो अपने नेचुरल हैबिटेट या इकोसिस्टम में रहते हैं, उनके प्राकृतिक घर में रहते हैं वो, है ना। ये मेथड ये इंश्योर करता है कि इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बनी रहे, है ना। यानी आप इकोलॉजी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, एरिया को मेंटेन कर रहे हैं, उन स्पीसीज को जो है ना इवॉल्व होने का चांस दे रहे हैं, इंटरेक्ट होने का चांस दे रहे हैं नेचुरली उनके इन्वायरमेंट से। अब किसी भी चीज़ को आप जूलॉजिकल पार्क में ले आ दोगे तो वो इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं हुआ। इन सीटू मतलब क्या होता है? उनके ही हैबिटेट में, याद रखिएगा। जैसे अगर वो जंगल में है तो उन जंगल में ही उनको कंजर्व करिए। ये नहीं कि उनको जो है आप उठा के और पार्क में ले आए, जूलॉजिकल पार्क में, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ले आए, नहीं। तो नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना होगा, पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ जाते हैं। नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस से उनको गुजरना होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना होता है, और जो भी इंडेंजर्ड या एंडेमिक स्पीसीज हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। इन सिटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, जैसे काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में। बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना। सेक्रेड ग्रोव्स आ जाते हैं, जो कि लोकल कम्युनिटीज द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। कम्युनिटी रिजर्व्स आ जाते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स आ जाते हैं। ये सभी आपके इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। नहीं आता है तो कौन नहीं आता है? जूलॉजिकल पार्क, है ना। सेक्रेड ग्रुप्स आ जाते हैं, वन्यजीव आ जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क नहीं आता है ना। अब आप पूछेंगे सर जूलॉजिकल पार्क क्यों नहीं आता? तो देखिए, जूलॉजिकल पार्क जो है ना वो XC2 में आता है, XC2, इन सीटू नहीं आता। XC2 मेथड्स वो होता है जहां पर हम स्पीसीज को कंजर्व करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर। नेचुरल हैबिटेट मतलब उनका जो प्राकृतिक रहने का स्थान है, उनसे बाहर ले जाके हम उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं। इन सीटू मेथड्स जो है ना ये प्रोटेक्टेड एरियाज को इंक्लूड करते हैं, जैसे सेंचुरीज और रिजर्व्स को। तो XC2 हो जाएगा ये जूलॉजिकल पार्क। और नॉट पूछ रहा है, नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू, तो इसलिए ये जूलॉजिकल पार्क ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो।
अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्राइमरली एड्रेसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशूज। बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है। आसान प्रश्न है। कार्बन एमिशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, सॉइल कॉन्टेमिनेशन या वाटर स्कार्सिटी। बताइए कार्बन उत्सर्जन, ओजोन परत का क्षय, मृदा प्रदूषण या फिर जल संकट। क्या होगा इसका सही उत्तर? ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है ना वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम सीधा जोड़ते हैं ओजोन से, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना इसका एम था कि हम ओडीएस यानी ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करेंगे। फेज आउट मतलब धीरे धीरे करके इनको खत्म करेंगे, और इनमें आ जाते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलॉन, है ना, ये इसके अंदर आ जाते थे। और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल टिल नाउ इसको बोला जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आने के बाद से जो हमारा ओजोन परत जो हमें यूवी रेस से हमारे अर्थ को बचाता है, जिस जो इसमें एक थिनिंग देखने को मिला था, वो काफ़ी जो है सुधार हुआ उसमें, और वो वापस से रिकवर हुआ। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, कब साइन किया गया था ये भी बता दूं, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। अब हम आ जाते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। बताइए इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और आर्गन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है ना। मीथेन जिसको हम CH4 भी कहते हैं, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो आर्गन है ना ये एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, और ये हीट को ट्रैप नहीं करता है एटमॉस्फेयर में। और जो हीट को ट्रैप नहीं करता है एटमॉस्फेयर में, है ना, हीट को ट्रैप नहीं करता मतलब हीट को रोक के नहीं रखता एटमॉस्फेयर में, वो कभी भी ग्रीन हाउस गैस हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आर्गन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्गन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है हमारा। द टर्म कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू। कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब है? क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब। देखिए कार्बन कंसंट्रेशन इन फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधनों में कार्बन की मात्रा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉज्ड बाय अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी, किसी व्यक्ति, संगठन या गतिविधि द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें। टोटल कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट, वनों में संग्रहित कुल कार्बन, या फिर कार्बन प्रदूषकों से प्रभावित क्षेत्र, द एरिया अफेक्टेड बाई कार्बन बेस्ड पॉल्यूटेंट्स। तो बताइए कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब है। देखिए कार्बन फुटप्रिंट जो है ना ये CO2 के इक्विवेलेंट पे मेजर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक व्यक्ति कितना उत्सर्जित करता है, और उसका इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्टली मतलब आप कितना कार्बन एमिशन करते हैं, और इनडायरेक्ट कार्बन एमिशन कितना करते हैं, ये सभी आ जाता है। तो आप जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका कार्बन एमिशन में आ गया। आप AC का इस्तेमाल करते हैं, बाइक का, कार का, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सभी कार्बन एमिशन के अंदर आपके जुड़ जाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज से एसोसिएट करके इनको देखा जाता है। इसमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट एमिशन दोनों शामिल होते हैं। और कार्बन कंसंट्रेशन फॉसिल फ्यूल में कितना है उससे मतलब नहीं है कार्बन फुटप्रिंट का। टोटल कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट से भी कोई मतलब नहीं है। एरिया अफेक्टेड बाय कार्बन बेस्ड पॉल्यूटेंट से भी मतलब, बल्कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉज्ड बाय अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी, इसी को हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। एक इंसान, एक किसी संस्था या एक किसी गतिविधि द्वारा कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ, अगर इसको आप मापना चाहते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है ये। तो आई होप इसका सही उत्तर आपने दिया। वो हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टली मेंशन गोल अंडर द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित उद्देश्य है? अच्छा, साथ साथ में आप आंसर देते हुए चलेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं बताना भूल गया था, हर क्वेश्चन के बाद आप आंसर देंगे। कल बहुत सारे लर्नर्स ने आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में, आप भी देंगे। और कैसा लगा ये क्लास आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए बताएंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो लाभान्वित होंगे इन क्लासेस से, जो लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो बताइए कोई डायरेक्टली मेंशन गोल UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर इनमें से कौन सा है डायरेक्टली जो मेंशन किया गया? SDG कितने हैं टोटल ये आपको पता होना चाहिए। MDG कितने हैं, MDG और SDG में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। डायरेक्टली मेंशन गोल कौन सा है? जीरो हंगर, स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर पीस, मिलिट्री रिडक्शन या अर्बन मिलिट्राइजेशन। बताइए भूख समाप्त करना, शांति हेतु अंतरिक्ष तकनीक, सैन्य कटौती या शहरी सैन्यीकरण। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक डायरेक्टली मेंशन गोल कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जीरो हंगर। जीरो हंगर जो है ना भूख समाप्त करना, ये डायरेक्टली मेंशन गोल है। ये गोल नंबर 2 है। अगर हम SDG के बारे में बात करें तो SDG में टोटल 17 गोल आते हैं, 17 गोल्स, और 169 टारगेट्स आते हैं, 169 टारगेट्स। अब जो SDG है ना इनको अडॉप्ट किया था 2015 में, और 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है इनको प्राप्त करने का, इनको जो है अचीव करने का।
सन 2000 में आया था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 गोल हुआ करते थे, लेकिन वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव गोल नहीं थे, तो इन्हीं को विस्तार करके सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाया गया, जहाँ पर गरीबी उन्मूलन, भूखमरी ये सभी हटाने के बारे में, यानी पॉवर्टी, हंगर ये सभी हटाने के बारे में बात किया गया। साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात किया गया, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, ये सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया, और एक कोऑर्डिनेशन के बारे में बात किया गया कि कैसे हम प्राप्त करेंगे इन लक्ष्यों को। तो आखिरी लक्ष्य जो गोल नंबर 17 है वो इसी बारे में है कि कैसे हम पूरे ग्लोब में हम आपस में कोऑर्डिनेट करके और इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आपको वीडियो चाहिए तो डायरेक्टली चैनल पे अवेलेबल है, आप सर्च करिएगा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट प्रतीक सर, ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 11वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज? शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा लाने वाला हूं इसमें जो ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार पूछा जाएगा, और वो आखिरी प्रश्न होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। वो एक बोनस क्वेश्चन है और बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट है, इसलिए कहता हूं कि आप ज्ञानस्त्री क्लासेस से जुड़ेंगे तो आपको नए से नए कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मैं हमेशा रिसर्च करके नई-नई चीज़ें, जो भी चीज़ें अभी नई एडिशन हुई हैं, वो लाता हूँ, और चूँकि आपका जो यूनिट 9 है ना, ये डायनामिक है, ये गतिशील है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसमें आपको खासतौर से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पूछ रहे हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन अर्बन एरियाज़ में इनमें से कौन-सा है? इंडस्ट्रियल एमिशन, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र यूज़, कोस्टल इरोज़न या माइनिंग इन रूरल एरियाज़? देखिए, आपको अगर बोला जाए कि इनमें से एलिमिनेट करिए ऑप्शंस, तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया। रूरल एरियाज़ के बारे में, माइनिंग के बारे में बात हो रही है, जबकि यहाँ पर बात कर रहा है अर्बन एरियाज़, शहरी क्षेत्र, और ये ग्रामीण के बारे में बात कर रहा है, हट गया। कोस्टल एरोजन, तटीय कटाव जो है शहरों में एक प्रमुख स्रोत नहीं होता है एयर पॉल्यूशन का, इससे क्या मतलब, ये नहीं होगा। फर्टिलाइजर यूज जो है ना, ये शहर में कहाँ एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर तो गाँव की तरफ होता है ना, कंट्री साइड होता है, तो वो नहीं होगा। इंडस्ट्रियल एमिशन एक बहुत बड़ा कारण है। इंडस्ट्रियल एमिशन जो है ना, अर्बन एयर पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा जो है ये प्रभावित करता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं, इसके अलावा जो आपकी गाड़ियों से निकलने वाला वेहिकुलर एग्जॉस्ट, जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, ये है। इससे PM 2.5, SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसेस जो है वो निकलते हैं, और ये एयर को पल्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा शहरों में, तो इसलिए औद्योगिक उत्सर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट इज द मेजर फोकस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड अंडर द UNFCCC? बताइए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्वीकृत क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था अगर ये पूछे तो? 1997, 1997 में आया था। अच्छा, ये क्या करता है? तो ये लीगली बाइंडिंग टारगेट देता है, याद रखिएगा, लीगली बाइंडिंग टारगेट्स, यानी कि जो भी कंट्रीज साइन करेंगी वो लीगली बाउंड हो जाएंगी, मतलब उनके ऊपर जो है ना फाइन लग सकता है, केस हो सकता है अगर वो नहीं पूरा करेंगे अपने टारगेट को, तो है ना। अच्छा, और ये किस बारे में था? तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के बारे में था, खासतौर से जो डेवलप कंट्रीज हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए इसका मेजर फोकस था? बिल्कुल नहीं। जैव विविधता को प्रमोट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए CBD था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया हुआ था, याद रखिएगा, जो कि 1987 में आया था, तो ये होगा नहीं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना, बिल्कुल यही होगा इसका सही उत्तर। 1997 में आया था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, और इसी के तर्ज पर हम 2015 में पेरिस एग्रीमेंट लेके आए, जो कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, और चूँकि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ जो है ना, उस पर्टिकुलर पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए थे, और यही तो है इनकी बात है कि डेवलप्ड हो चुके हैं और अब चाहते हैं कि जितना एमिशन हो जाए, लेकिन हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों को जो अर्थ को बचाने में है। कब तक आप ऐसे अर्थ को जिंदा रख पाएंगे अगर इतना सारा एमिशन होगा? तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में था। वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करना इसका कभी भी फोकस नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। C ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ग्लोबली? वैश्विक स्तर पर जो जैव विविधता की क्षति हो रही है, इसमें कमी हो रही है, जो विविधता खत्म हो रहा है जीवों का, ये सबसे प्रमुख कारण क्या है इसका? पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आवासों का विनाश। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। तीसरा है क्लाइमेट एजुकेशन, जलवायु शिक्षा। या फिर स्वच्छ ईंधन का उपयोग, क्लीन कुकिंग फ्यूल अडॉप्शन। इनमें से सबसे सिग्निफिकेंट
कॉज क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का? देखिए, क्लीन कुकिंग फ्यूल अडॉप्शन जो है ना, ये तो अच्छी बात है। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों करेगा? ये तो बल्कि उनको हेल्प करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्लाइमेट एजुकेशन देंगे तो बच्चे और ज़्यादा जागरूक बनेंगे, क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में और जागरूक बनेंगे और बेहतर है ये, तो ये भी नहीं होगा। रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो और अच्छा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों होगा? जंगल कम कटेंगे, बायोडाइवर्सिटी और ज़्यादा हेल्पफुल होगा उसके लिए। लेकिन जो ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है ना, ये जंगलों को काटा जा रहा है एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, शहरों शहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, शहरीकरण किया जा रहा है और पेड़ को काटा जा रहा है। ये सभी बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण बन रहा है और यही इसका सही उत्तर होगा। सबसे सिग्निफिकेंट कॉज जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का है ग्लोबली, वो यही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, है ना? नेचुरल हैबिटेट जो जानवरों के रहने के जो उनके प्राकृतिक आवास हैं, अगर वो खत्म हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, है ना? यानी पेड़ों की जो कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इस वजह से, अगर अर्बनाइजेशन की वजह से, यानी शहरीकरण जो हो रहा है इसके वजह से, अगर लैंड कन्वर्जन की वजह से, तो ये बिगेस्ट ड्राइवर है स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का, उनके विलुप्त होने का, है ना? बहुत सारे स्पीसीज आज विलुप्त हो चुके हैं इसी कारण, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। 14th क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइविंग अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट सिस्टम इज, बताइए पृथ्वी की जलवायु और मौसम प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? सोलर रेडिएशन, जियोथर्मल हीट, ओशन टाइड्स या फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड? सौर विकिरण, भूतापीय ऊष्मा, समुद्री ज्वार या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र? इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो अर्थ के वेदर और क्लाइमेट सिस्टम को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा, बताइए। देखिए, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। सोलर रेडिएशन क्या होता है? जो सूरज की एनर्जी है, सन्स एनर्जी, है ना, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन करता है। आप देखते हो कि सूरज अगर पृथ्वी से दूर हो जाता है तो विंटर आ जाता है उस क्षेत्र में, अगर नज़दीक आ जाता है तो समर्स आ जाते हैं। और सोलर बहुत सारे गतिविधियाँ होती हैं, है ना? सोलर विंड्स चलते हैं, सोलर जो रेडिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें जिसके वजह से ये हमारे समुद्रों में बदलाव, ओशन करंट में बदलाव आ जाता है, वाटर साइकिल में बदलाव आ जाता है, बारिश, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सोलर रेडिएशन की वजह से ही होता है। तो ये जो है ना एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। अगर हम बात करें पूरे पृथ्वी के वेदर पैटर्न को, क्लाइमेट सिस्टम को डिसाइड करने के लिए था, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जियोथर्मल हीट हमारे पृथ्वी के अंदर का जो हीट है, जो ऊष्मा है, उसके बारे में है, ये नहीं है। ओशन टाइड्स तो आपके सन पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि सूरज जो है ना, वो न कहीं इससे प्रभावित करता है। उसके साथ साथ मून का सबसे बड़ा रोल होता है ओशन के टाइड, और मून का जो ये है ना ग्रेविटेशनल पुल है, वो कहीं न कहीं उसपे प्रभाव डालता है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, उससे भी कोई ज़्यादा इस वेदर का, क्लाइमेट सिस्टम का ज़्यादा वो नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोलर रेडिएशन। अब आ जाता है हमारा 15वां प्रश्न। द फेमस चिपको मूवमेंट इन इंडिया वाज प्राइमरली रिलेटेड टू, बताइए। बहुत फेमस था चिपको मूवमेंट भारत में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना? तो एक तो मैं आपसे पूछूंगा कि चिपको मूवमेंट से रिलेटेड मुझे 2 या 3 पर्सनालिटीज़ बताइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब तक आप सोचिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था? वायु प्रदूषण नियंत्रण से रिलेटेड था क्या? या फिर फॉरेस्ट को कंजर्व करने से रिलेटेड था क्या? वन का संरक्षण करने से? या फिर वाटर को, जल को संचयन या हार्वेस्टिंग करने से था? या फिर ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में था? देखिए, चिपको मूवमेंट जो था ना, याद रखिएगा, वो वनों की कटाई को रोकने के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों को पकड़ के और उससे चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम हो गया चिपको मूवमेंट, है ना? तो आप इमेजिन करिए कि ये एक पेड़ है और वहाँ पर क्या होता था उस समय पर, अंग्रेज जो है उत्तराखंड में ये स्टार्ट हुआ था, और वहाँ पर पेड़ों को काट रहे थे ये अपना, वहाँ पर कुछ बनाने के लिए ये। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, वो ऐसे पेड़ों को ऐसे अपने हाथों से पकड़ के और ऐसे चिपक जाते थे, और वो एक आंदोलन के रूप में ये ग्लोबल मूवमेंट बन गया। पूरे विश्व में ये मूवमेंट चला। यहाँ से ये उत्तराखंड से राजस्थान में आया, राजस्थान में भी चिपको मूवमेंट बहुत चला। अच्छा, 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था, 1970s में उत्तराखंड में ये मूवमेंट जो है ना, वो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए लोग जो है ना, वो ट्रीज को हग करके खड़े हो जाते थे, उनको अच्छे से पूरे चिपक जाते थे उनसे, ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो ट्रीज को काट ना सके, है ना? वो उनको वो बोलते थे कि पहले हमें काटना होगा तब ये पेड़ कटेंगे, है ना? अब इनसे रिलेटेड जो मैंने आपसे पूछा कि सम फेमस पर्सनालिटीज रिलेटेड चिपको मूवमेंट, तो ये आपको बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर आपको बताता हूँ कि क्या होगा।
देखिए, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटी, ये मैं आशा करता हूँ आपने लिखा होगा। सबसे पहला नाम आ जाता है हमारे पास सुंदर लाल बहुगुणा। इनका नाम बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे, सुंदर लाल बहुगुणा। एनवायरमेंटलिस्ट थे, गांधीयन लीडर थे, गांधी जी के फिलॉसफी में विश्वास करते थे, मेन लीडर थे, इंटरनेशनल फेस थे चिपको मूवमेंट का, है ना। इनका मानना था कि जो इकोलॉजी है वही परमानेंट इकोनॉमी है। ये 5,000 किलोमीटर तक अपने पैरों से पैदल चल के और पूरे हिमालयाज में इन्होंने जागरूकता फैलाया था चिपको मूवमेंट के बारे में। और प्राइम मिनिस्टर जो उस समय पे इंदिरा गांधी थी, उनको इन्होंने बिल्कुल मजबूर कर दिया कि जो उत्तराखंड में पेड़ों को काटा जा रहा था, तो हिमालय, पूरे हिमालयन क्षेत्र में पेड़ों को कटने के लिए ये 15 साल के लिए बैन लगा दिया था इन्होंने, मतलब इन्होंने करवा दिया था उनको प्रेशराइज करके। दूसरा नाम आ जाता है चांदी प्रसाद भट्ट। ये सोशल रिफॉर्मर थे, ये भी एक गांधीयन एक्टिविटीज थे। गांधीयन का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी प्रकार का वायलेंस जो है ना, मतलब कोई भी प्रकार का वायलेंस ये नहीं करेंगे, है ना। बिल्कुल शांत रह के अपने मूवमेंट को चलाएंगे, है ना, नॉन वायलेंस के ऊपर, अहिंसा परमो धर्म, इसी को ये फॉलो करते थे। तो ये भी चिपको मूवमेंट के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, और इनको रामोन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये एक अवार्ड होता है, रामोन मैग्सेसे अवार्ड। चूंकि इस अवार्ड को मैं इतना ज़्यादा वैलिडिटी तो नहीं देता हूँ, 1982 में इनको दिया गया था ग्रास रूट एक्टिविज्म के लिए। और ये दसोली ग्राम स्वराज मंडलम, ये DGSM नाम का जो है ना, एक संस्था के जरिए विलेजेस को मोबिलाइज किया इन्होंने। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है गौरा देवी। गौरा देवी जो है ना, ये एक विलेज वुमेन थी, लोकल लीडर थी। पहला एक्टिव चिपको प्रोटेस्ट 1974 में, 1974 में रेनी नाम का एक गांव था, RENI, वहां पर इन्होंने उत्तराखंड में स्टार्ट किया था। और ये महिलाओं के एक ग्रुप के साथ फिजिकली पेड़ों से ये चिपक गई थी ताकि पेड़ों को कटने से रोक सके। तो ये विमेन पावर को दर्शाया था इन्होंने। ग्रास रूट एनवायरमेंटलिज्म पे इनका बड़ा जोर था। फिर सरला बहन आ जाती है, मीरा बहन आ जाती हैं, बहुत सारे लोग फिर इससे जुड़ते हुए चले गए, लेकिन मेन यही है सुंदरलाल बहुगुणा, चांदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं अगर आपसे पूछ दिया तो। और अब जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि ज्ञानस्थली की USP है कि हम यहाँ पर ना आपको कुछ ऐसा बताते हैं जो इतना जल्दी कहीं अपडेट नहीं होता, वही क्वेश्चन जो है ये है। अब आप कहेंगे कि सर क्या है इस स्पेशल इस क्वेश्चन में? तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025, अभी तक ये जून 2025 चल रहा है ना, इसमें कितने रामसर साइट्स इंडिया में हैं? चूंकि 2 नए साइट्स जोड़े गए हैं, है ना। तो बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन लेटेस्ट एडिशन के बारे में। इंडिया नाउ हैज 89 रामसर साइट्स, द न्यू वंस आर फ्रॉम तमिलनाडु। बताइए कि क्या भारत में 89 रामसर साइट्स हैं और नई साइटें तमिलनाडु में हैं, या फिर भारत में 91 रामसर साइट्स हैं और नए जो साइट्स हैं वो राजस्थान से हैं, या फिर इंडिया में 90 रामसर साइट्स हैं और नए जो रामसर साइट्स हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, या फिर इंडिया में 92 रामसर साइट्स हैं और जो नए साइट्स हैं वो बिहार से हैं। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट है और बिल्कुल जून 2025 में ही ये एडिशन हुआ है, और इससे ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, बी ऑप्शन। अब भारत में टोटल 91 रामसर साइट्स हैं, 91 रामसर साइट्स। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, सबको बता दीजिए। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है और उसमें हम रामसर कन्वेंशन के बारे में समझेंगे, और इसके बाद से ये भी समझेंगे कि कितने टोटल रामसर साइट्स हैं, है ना। तो देखिए, जून 5 को, 5 जून 2025 को क्या हुआ, 2 नए साइट्स जोड़े गए राजस्थान से। राजस्थान से 2 न्यू साइट्स, 2 नए साइट्स जोड़े गए रामसर में। एक का नाम है खिचान, ये फलोदी में है, PHALODI, फलोदी में है। और दूसरा का नाम है मेनार, ये उदयपुर में है, उदयपुर में है। और ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया गया इनको रामसर वेटलैंड के तौर पे। इंडिया का टोटल जो है वो आ गया 91। ये हाईएस्ट है एशिया में, जो भारत का 91 है ना, 91 रामसर साइट्स, ये हाईएस्ट है एशिया में। हम चाइना को भी पीछे कर चुके हैं रामसर साइट्स में।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, लेकिन जो रामसर कन्वेंशन वाला जो वीडियो आने वाला है और वो बिल्कुल नया वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको ऐसे-ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन अगर रामसर साइट से आता है, तो 100% वहाँ से आएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया तो कितने रैंक पे आता है रामसर साइट्स में, पूरे वर्ल्ड में जो है कितने टोटल रामसर साइट्स हैं, उनमें भारत में कितने हैं, परसेंटेज कितना है, कितने नंबर पे इंडिया आता है टोटल रामसर साइट्स में, होते क्या है रामसर साइट्स, कब आया था, तो इसकी इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये वेटलैंड्स के लिए होता है, आर्द्र भूमि यानी दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे क्षेत्रों को हमें कंज़र्व करना होता है और इसी के लिए ये रामसर साइट्स रिकॉग्नाइज़ होते हैं, तो इनके ऊपर जो है ना, वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, नया क्वेश्चन है और यही जो है ना आपको ज्ञानस्थली पे मिलता है बिल्कुल नया कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो भी नया वीडियोज़ आ रहा है, अभी से लेकर एग्ज़ामिनेशन तक बिल्कुल मिस मत करिएगा। ज्ञानस्थली हमेशा आपके लिए कुछ नया, कुछ हमेशा इंटुइटिव और कुछ बेहतरीन लेके आने वाला है इन दिनों में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।